नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम अप्रैल माह के करंट अफेयर को देखेंगे। यह करंट अफेयर 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का होगा। ठीक है, यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही रखा गया है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रखा गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 2025 में नेपाल में जेएनजी आंदोलन चला था, जिसके वजह से वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, उसके बाद एक्टिंग प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की और बाद में अब चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद बालेन शाह नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालेन शाह। इसे बालेंद्र शाह भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। 35 वर्षीय बालेन शाह 27 मार्च 2026 को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री है। नेपाल में जेएनजी आंदोलन के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत की गई थी और यह नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलाव को दर्शाता है। बालेन शाह राजनीतिक में आने से पहले एक रैपर, इंजीनियर और युवा आइकन के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक, तो 35 वर्ष की उम्र में वे नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। 2025 में बड़े पैमाने पर जेएनजी आंदोलन के कारण केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई, जो नेपाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 5 मार्च 2026 को हुए आम चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। यदि हम बात करते हैं बालेन शाह का, तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओलंपिक 2028 का आयोजन कहां किया जाएगा जिसमें ट्रांसजेंडर महिलाओं और यौन विकास में भिन्नता वाले खिलाड़ियों पर भाग लेने के लिए बैन लगाया गया है? ओलंपिक 2028 की यदि हम बात करते हैं तो ये लॉस एंजलिस में इसका आयोजन होने वाला है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक नई पात्रता नीति लागू है। इससे पहले ओलंपिक में ट्रांसजेंडर को अलाउ किया गया था, लेकिन इस बार 2028 में ट्रांसजेंडर को अलाउ नहीं किया गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब केवल जैविक रूप से महिला ही इस श्रेणी में भाग ले सकेंगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा विकसित किया गया है हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन, तो इसका नाम है वायुबान। देखिए, भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम का नाम वायुबान है। यह एक स्वदेशी एयर लॉन्च इफेक्ट प्रोग्राम है, जिसे मुख्य रूप से हेलीकॉप्टरों से दुश्मन के ठिकानों पर निगरानी और सटीक आत्मघाती हमले के लिए डिजाइन किया गया है। यदि हम वायुबान की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए, यह रोटरी विंग प्लेटफॉर्म से तैनात होने वाला स्वदेशी ड्रोन है। यह ऑटोनॉमस यानी कि स्वचालित तरीके से काम करता है और रियल टाइम वीडियो भेज सकता है। इसकी क्षमता 50 किलोमीटर से अधिक और उड़ान समय लगभग 30 मिनट होने की उम्मीद है। जीपीएस जैमिंग के दौरान भी यह काम कर सकता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं है। अगला देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 साल बाद नासा के द्वारा मानव युक्त चंद्र मिशन लॉन्च किया गया है। आर्टेमिस 2 इसका नाम दिया गया है। इससे पहले अपोलो 17 के द्वारा मानव युक्त चंद्र मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा नासा। नासा का 50 वर्षों से अधिक समय के बाद चंद्रमा के लिए पहला मानव युक्त मिशन आर्टेमिस 2 के ओरियन अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण हो गया है। इस रॉकेट ने 1 अप्रैल 2026 को शाम 6:25 EDT, ध्यान रखेंगे ये फ्लोरिडा के टाइम जोन है उसके अनुसार है, भारतीय समय अनुसार की हम बात करते हैं तो 2 अप्रैल करीब सुबह 3 बजे के आसपास लॉन्च हुआ था। कहां से लॉन्च हुआ? तो फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस दिन इस मिशन की हम बात करते हैं तो 10 दिन का मिशन है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री, इस अंतरिक्ष यात्री का नाम याद रखिएगा, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हैंसन शामिल है। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स इसमें शामिल है, या अंतरिक्ष यात्री भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए 1968 से 1972 के बीच अपोलो मिशन से आगे बढ़कर इस मिशन में एक महिला और एक गैर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जीवन रक्षक, नेविगेशन और अन्य प्रणालियों का परीक्षण करेंगे। वे अंतरिक्ष यान के प्रदर्शन का मूल्यांकन तथा आपातकालीन प्रक्रिया का अभ्यास भी करेंगे और चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से की तस्वीरें लेंगे।
मिशन के उद्देश्य की हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है मानव युक्त चंद्र लैंडिंग के लिए प्रणाली का परीक्षण करना। देखिए नासा का अगला मिशन आर्टेमिस 3 की बात करें तो 2027 में लॉन्च होने वाला है और इसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को उतारना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार ने 21 केरोसिन फ्री राज्यों या संघ राज्य प्रदेश में घरेलू उपयोग के लिए पीडीएस एवं चयनित पेट्रोल पंपों पर केरोसिन बिक्री की 60 दिनों की अनुमति दी है। ठीक, इससे पहले पेट्रोल पंप पे केरोसिन की बिक्री नहीं होता था। अब राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में 60 दिनों की अनुमति दी गई है। यह इमरजेंसी निर्णय किस कानून या नियम के तहत लिया गया है? ठीक, आपको पता होगा कि ईरान इजरायल युद्ध के मध्य आज वर्तमान पूरे विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा संकट देखने को मिल रहा है। यहाँ हम क्रूड ऑयल काफी ज्यादा महंगे रेट में प्राप्त कर रहे हैं और समय पे प्राप्त भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें काफी ज्यादा भी मारामारी हम देख रहे हैं। तो इसी के तहत केरोसिन बिक्री पर निर्णय लिया गया है ताकि आसानी से इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है ईंधन के रूप में। देखिए यह जो नियम है पेट्रोलियम एक्ट 1934 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2002 के तहत लिया गया है। पेट्रोलियम एक्ट 1934 एवं पेट्रोलियम रूल 2002 केंद्र सरकार ने 21 केरोसिन फ्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में राशन की दुकानों और पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन की बिक्री का फैसला किया है ताकि एलपीजी की किल्लत के बीच घरेलू उपयोग जैसे घर में खाना पकाने और रोशनी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंपों से भी केरोसिन रख और बांट सकेगी। हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे जहां यह सुविधा दी जाएगी। इन पेट्रोल पंपों पर अधिकतम 5000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। ठीक, तो प्रत्येक जिला में 2 ऐसे पेट्रोल पंप का चयन किया जाएगा जहां पे केरोसिन मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसलैंड। देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। यह सूचकांक जलवायु परिवर्तन के बीच भोजन की उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता के आधार पर देशों को रैंक करता है, जबकि सोमालिया सबसे नीचे है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में दुनिया की पहली केवल माल ढुलाई वाली बुलेट ट्रेन शुरू की गई है? माल ढुलाई वाली, अभी तक हम नॉर्मल जो माल ढुलाई वाली ट्रेन की बात करते थे, मालगाड़ी की बात करते थे, वो नॉर्मल स्पीड 20, 30 या 50, 60 की नॉर्मल स्पीड पे देखते थे। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो माल ढुलाई के लिए बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल किया है। जापान ने दुनिया की पहली विशेष रूप से माल ढुलाई के लिए समर्पित बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की है। ईस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा संचालित यह ट्रेन 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से माल पहुंचा सकती है, जो उच्च मूल्य और समय संवेदनशील वस्तुओं के लिए एक तेज और टिकाऊ विकल्प है। देखिए यदि हम भारत की मालगाड़ी की बात करते हैं तो इसका स्पीड वही 50 से 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रहता है। वही हम नॉर्मल ट्रेन की बात करते हैं, एक्सप्रेस की बात करते हैं या सुपर फास्ट की बात करते हैं तो इसका करीब करीब 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहता है। तो ये नॉर्मल स्पीड है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? एबल पुरस्कार 2026 से गैड फालिंगटन को सम्मानित किया गया है। देखिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गैड फालिंगटन को प्रदान किया गया है। देखिए ये इस एबल पुरस्कार को मैथ के क्षेत्र में, गणितज्ञ के क्षेत्र में या गणित विषय के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तौर पर भी इसे जाना जाता है। देखिए संस्थान मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स ये बॉन जर्मनी में स्थित है, इसके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एबल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जो विश्व भर के उत्कृष्ट गणितज्ञों को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो नाम याद रखेंगे, एबल पुरस्कार किसे दिया गया है तो गैड फालिंगटन को दिया गया है। कहां के रहने वाले हैं तो जर्मनी के रहने वाले हैं। आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा के पास पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनेगी? तो बन गई है वर्तमान में। ठीक, 1 अप्रैल को लॉन्च हो चुका है और इस तरह से वो चांद के सतह के पास पहुंच भी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। देखिए नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच आगामी आर्टेमिस 2 मिशन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने जा रही है। साथ ही वे
उन चुनिंदा अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल होगी जो 1972 के बाद पहली बार चंद्रमा के समीप पहुंचेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश बच्चों को ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियाई देश बन गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बच्चों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार, अश्लील सामग्री, साइबर बुलिंग और लत से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। यह कानून 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू होता है, जिसके तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी प्रमुख कंपनियों को सख्त उम्र सत्यापन नियम लागू करने होंगे। इसका उद्देश्य है डिजिटल खतरों से सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसे वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड दिया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी द्वारा शीतल देवी को यह सम्मान दिया गया है। देखिए भारत की शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 सम्मानित किया गया है। वैश्विक शास्त्रीय निकाय ने पिछले एक साल में इस खेल में उनके बेहतरीन प्रदर्शन और योगदान के लिए शीतल देवी को इस खिताब से सम्मानित किया गया है। जम्मू और कश्मीर की 19 वर्षीय शीतल देवी ने पिछले साल दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला निहत्थे तीरंदाज बनने का गौरव हासिल किया। देखिए शीतल के नाम पेरिस पैरालंपिक में मिश्र टीम स्पर्धा में कांस्य पदक, साथ ही 2022 में एशियाई पैरा गेम्स और बैंकॉक में आयोजित 2023 एशियाई चैंपियनशिप में व्यक्तिगत रजत पदक भी शामिल है। इसके साथ ही साथ अन्य पुरस्कार भी दिया गया है वर्ल्ड आर्चरी द्वारा। तो सबसे पहले आप इसे याद रखिएगा कि वर्ल्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर शीतल देवी को मिला है। इसके साथ ही साथ आर्चर ऑफ द ईयर तुर्की के एमिर खान हानी को दिया गया है। यंग आर्चर ऑफ द ईयर फ्रांस के बैटिस्ट एडिस को दिया गया है और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम दक्षिण कोरिया के पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम को दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, नीतीश कुमार हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा में शामिल हो गए। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? देखिए नीतीश कुमार बिहार में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। ये बिहार राज्य से संबंधित है। उन्होंने हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत बिहार विधान परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वे मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। वे जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। एग्जाम में कई बार पार्टी को भी पूछ दिया जाता है, तो आप पार्टी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भी इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2027 का पहला फेज किस तारीख से शुरू हो रहा है? तो इसका पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुका है। यह भारत की 16वीं जनगणना होगा और 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुका है। पहले चरण में मकानों की सूची तैयार की जाएगी और आवास गणना की जाएगी और यह सितंबर 2026 तक चलेगा। दूसरा चरण, इसमें जनसंख्या गणना होगा, यह फरवरी 2027 में की जाएगी। देखिए यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इस डिजिटल क्रांति के जरिए 140 करोड़ से अधिक लोगों का सटीक डेटा एकत्रित करना इसका उद्देश्य है। शुभंकर प्रगति और विकास है। एम्बेसडर की बात करते हैं तो सुदर्शन पटनायक है। और एक चीज और बता दूं कि जनगणना 2027 में पहली बार, आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना भी हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रही निशा मेहता को किस देश की स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है? तो निशा मेहता ये नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री बन गई है। हाल ही में नेपाल में नया सरकार बना है। यह नया सरकार बालेन शाह के नेतृत्व में बना है। देखिए निशा मेहता को 27 मार्च 2026 को नेपाल की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने एम्स नई दिल्ली से नर्सिंग में बीएससी की उपाधि प्राप्त की है। वे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है, जो हाल ही में हुए चुनावों के बाद सत्ता में आई है। उनकी नियुक्ति एक नर्सिंग पेशेवर के लिए शीर्ष नीति निर्माता पद पर पहुंचने का एक दुर्लभ उदाहरण भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। किस देश में प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक आयोजित की गई? तो देखिए यदि हम COP15 की बात करते हैं, यह COP15 प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर आधारित है। यह ब्राजील में संपन्न हुई है। कब हुआ? तो 23 से 29 मार्च 2026 तक ब्राजील में इसका आयोजन किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन 30 मार्च 2026 को हो गया, जो भारतीय मूल के थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी की हम बात करते हैं तो यह सूरीनाम के राष्ट्रपति है। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम वर्तमान राष्ट्रपति जेनिफर सिमन्स ने चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन की पुष्टि की है। संतोखी एक इंडो सूरीनाम हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पूर्वज 19वीं सदी के दौरान बिहार से वहां जाकर बस गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ भी संस्कृत में ली। उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। 67 वर्ष के संतोखी 2020 से 2025 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति रहे हैं। वह प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन खेल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये। मियामी ओपन 2026 का एकल पुरुष खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? मियामी ओपन 2026 की हम बात करते हैं तो पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने अपने नाम किया है। देखिए, मुकाबला 29 मार्च 2026 को फ्लोरिडा के मियामी गार्डन्स स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला गया। इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने चेक गणराज्य के जीरी हेलेका को 6-4, 6-4 से हराया है। वही महिला खिलाड़ी की हम बात करते हैं तो अरीना सबलेंका ने इस फाइनल में खिताब अपने नाम किया है। अरीना सबलेंका अमेरिका के कोको गॉफ को हराया है। यह उनका लगातार दूसरा मियामी ओपन खिताब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी इंडिया अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष और महिला किसे चुना गया है? हॉकी इंडिया अवार्ड 2025 की हम बात करते हैं तो हार्दिक सिंह और नवनीत कौर को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए, दोनों खिलाड़ी को 20-20 लाख रुपए से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जफर इकबाल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर ये अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। ये अमरावती की हम बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश का राजधानी अभी हाल ही में बना है। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 14 अप्रैल 2026 को अमरावती में भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर का उद्घाटन करेंगे। अमरावती क्वांटम वैली में विकसित यह परियोजना राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोधना शिवानंद ने हाल ही में किस देश की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया है? बोधना शिवानंद की बात करते हैं तो ये भारतीय मूल की है, ठीक। और किस देश की महिला शतरंज खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया है तो ये यूनाइटेड किंगडम देश की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है। बोधना शिवानंदा, इनका जन्म 7 मार्च 2015 को हुआ है। ये 11 वर्षीय भारतीय मूल की ब्रिटिश शतरंज खिलाड़ी है, जो अप्रैल 2026 में इंग्लैंड की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बनी। 2366 की फीडे रेटिंग के साथ उन्होंने 2025 में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया और 60 वर्षीय ग्रैंड मास्टर को हराकर इतिहास रचा। उन्होंने यूट्यूब से खेल सीखा है। बोधना का परिवार भारत से है, जो 2007 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से इंग्लैंड जाकर बस गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है? तो देखिए, एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार राजस्थान राज्य को ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है। राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसमें प्रमुख रूप से सौर ऊर्जा शामिल है। अगला क्वेश्चन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया है? पीएम कुसुम योजना ये ऊर्जा से संबंधित है, सौर ऊर्जा से संबंधित है और इसे केंद्र सरकार के द्वारा 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, पीएम कुसुम की यदि हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान इसका पूरा नाम है। इसका आधिकारिक शुरुआत 8 मार्च 2019 को भारत सरकार के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को सोलर पंप लगाने, डीजल पंपों को सौर ऊर्जा में बदलने और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना की समय सीमा को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक। तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सौर पंपों की स्थापना में हो रही देरी को दूर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने समग्र चैंपियनशिप जीती? तो देखिए,
खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम की हम बात करते हैं तो इसमें कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। वही मेजबान छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ये 9वें स्थान पर है। देखिए कर्नाटक इसमें 23 स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान पर है और वही कुल पदक की बात करते हैं तो 38 पदक कर्नाटक अपने नाम किया। इसमें 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है कुल 19 पदक के साथ, जिसमें 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक है। देखिए यदि हम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में हुआ है। यह इसका प्रथम संस्करण था और आने वाला दूसरा संस्करण की हम बात करते हैं या आगामी संस्करण की तो ये छत्तीसगढ़ में ही आयोजित होगा। इसका आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक हुआ। शुभंकर मोरवीर है। इसका अर्थ की हम बात करते हैं, मोर मतलब मेरा साहस। यह साहस और गौरव का प्रतीक है। आयोजक छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघ। म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में म्यांमार के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और इनका नाम है मिन आंग हाइंग। ठीक, देखिए म्यांमार के सैन्य शासक जनरल मिन आंग हाइंग को 3 अप्रैल 2026 को सैन्य समर्थकों द्वारा बहुमत से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 69 वर्षीय जनरल ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू के प्रशासन के खिलाफ 2021 में तख्ता पलटकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हाइंग यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी से चुनाव लड़े थे। उन्होंने 2011 से सशस्त्र सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में काम किया था और 2021 से देश के वास्तविक शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को इनमें से किसकी मान्यता दी? तो देखिए हाल ही में यूजीसी ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। देखिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव दिया है। अब एनसीईआरटी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट कोर्स के लिए डिग्री दे सकती है, जो सरकारी वेबसाइट के उच्च शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त होगी। एनसीईआरटी की हम बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को होता है। मुख्यालय नई दिल्ली है और वर्तमान में अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी है। ठीक है, तो ये अध्यक्ष भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। लोकसभा ने किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया? तो हाल ही में लोकसभा द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है और इस विधेयक के अनुसार आंध्र प्रदेश की राजधानी में परिवर्तन किया गया है, या लोकसभा द्वारा नहीं बोलेंगे तो आप राज्य के विधानसभा द्वारा भी ये कानून पारित किया गया है, जिसमें अमरावती को आंध्र प्रदेश का राजधानी बनाने का निर्णय ले लिया गया है और ये बन भी गया है। इससे पहले हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संयुक्त राजधानी हैदराबाद हुआ करता था, लेकिन हैदराबाद अब तेलंगाना का राजधानी है और अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। लोकसभा में आंध्र पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में यह प्रावधान था कि राज्य के विभाजन के बाद अधिकतम 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी होगा। कानून के अनुसार हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी बन जाएगा। अमरावती शहर को राजधानी बनाने पर विचार सबसे पहले एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने पिछले कार्यकाल 2014 से 19 के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया था। तो इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश का राजधानी कौन है, तो याद रखिए अमरावती। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, इनका जो टीम है सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स है। सीजन की हम बात करते हैं 2026 का सीजन है, मेजर लीग क्रिकेट 2026। उपलब्धि की बात करते हैं अश्विन के बारे में, तो यह पहले भारतीय क्रिकेटर है जो भारतीय राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलने के बाद इस लीग का हिस्सा बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में खबरों में रहा मिशन मित्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो खबरों में रहा मिशन मित्र की हम बात करते हैं तो इनका संबंध है अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों का परीक्षण करना। ठीक है, प्रशिक्षण देना है यात्री को। देखिए आपको पता होगा कि आने वाले समय में मिशन गगनयान लॉन्च होने वाला है, 2027 में लॉन्च होने वाला है और इसी के तहत ये मिशन मित्र चलाया गया है नासा के इसरो के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन। मिशन मित्र की शुरुआत भारत के गगनयान मिशन के तहत लद्दाख में की गई है। यह एक उच्च ऊंचाई वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसे कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड और एकांत जैसी कठिन परिस्थितियों में संचालित किया जाता है।
इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां निर्मित करना, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को इसके लिए तैयार किया जा सके। मिशन का पूरा नाम देखिए, यदि मित्र की बात करते हैं तो मित्र का पूरा नाम है मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिएबिलिटी असेसमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रोंगाली बिहू मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो रोंगाली बिहू की बात करते हैं, एक प्रकार का उत्सव है। यह उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू असमिया नए साल और बसंत के आने का प्रतीक है। यह असम में बड़े सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। रोंगाली बिहू को बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है और यह 3 बिहू त्योहारों में सबसे जरूरी है। 2026 में लगभग 14 से 16 अप्रैल में यह त्यौहार मनाया जाएगा और त्यौहार 1 हफ्ते तक बढ़ भी सकते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन का लक्ष्य क्या है? यदि हम नासा के आर्टेमिस 2 मिशन का लक्ष्य की हम बात करते हैं तो इसका मिशन है चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले मानव मिशन। जी हाँ, आर्टेमिस 2 की हम बात करते हैं तो देखिए आप इसमें इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि ये पृथ्वी से ऐसे निकल के इस चंद्रमा का परिक्रमा करेगा और परिक्रमा करके वापस पृथ्वी पर आएगा और इसका लैंडिंग भी हो चुका है। ठीक, कल की तिथि में हम बात करते हैं तो कल की तिथि यानी कि शनिवार को ही ये पृथ्वी वापस आ चुका है। देखिए आर्टेमिस की बात करते हैं तो आर्टेमिस 2 मिशन 1 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। कहां से किया गया? तो कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं तो नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। स्पेस क्राफ्ट की बात करते हैं तो इस मिशन में ओरियन कैप्सूल का उपयोग किया गया है। मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो देखिए यह आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला मानव युक्त मिशन है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल है। कौन कौन से? इसका नाम याद रखिएगा, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हैंसेन। और क्रिस्टीना कोच चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। देखिए इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरकर प्रणालियों का परीक्षण करना, ताकि भविष्य में चंद्रमा की सतह पर मानव लैंडिंग का मार्ग प्रशस्त हो सके। देखिए आने वाले समय में 2027 या 28 में आर्टेमिस 3 लॉन्च होने वाला है। इससे पहले हम बात करते हैं तो अपोलो मिशन लॉन्च हुआ था। 50 वर्ष के बाद इस तरह का हम मिशन देख रहे हैं जहां नासा के द्वारा चंद्रमा की कक्षा में इंसान को भेजा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मार्च 2026 में घोषित 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्काला। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के उन 20 चुनिंदा शहरों की घोषणा की है जो कचरा प्रबंधन और जीरो वेस्ट की दिशा में वैश्विक रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सूची में भारत के केरल राज्य का वर्कला शहर को शामिल किया गया है। यह केरल का तटीय शहर है। यह पहल दुनिया भर के उन शहरों को मान्यता देती है जो कचरे को कम करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों चुना गया इन्हें? तो देखिए यह कचरा प्रबंधन में सबसे बेस्ट शहर के रूप में उभरा है। ठीक, यदि हम बात करते हैं यह शहर कचरे को कम करने, सर्कुलर इकोनॉमी और समावेशी रिसाइकलिंग मॉडल को लागू करने में अग्रणी रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना से संबंधित है और योजना से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना कब लागू की गई? तो देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की हम बात करते हैं तो ये 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था और 1 अप्रैल 2016 से बात करते हैं तो आज वर्तमान में इसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक, 1 अप्रैल 2016 को औपचारिक रूप से ये प्रारंभ हुआ है। यह 1996 से चल रही इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठित और आधुनिक रूप है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में स्थित सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो यदि हम बात करते हैं सिपाही जाला पंचायत की तो देखिए ये सिपाही जाला पंचायत ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। त्रिपुरा राज्य में स्थित सिपाही जाला जिला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के तहत दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है भी, नाटो से संबंधित है। 4 अप्रैल 2026 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यहां से समझ में हमें यह आता है कि नाटो की स्थापना कब हुआ, तो 4 अप्रैल को हुआ है। और आज वर्तमान में कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो ये 77वां स्थापना दिवस मना रहा है, इसको याद रखिएगा। देखिए नाटो एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका
कनाडा और 10 यूरोपीय देशों द्वारा हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत की गई थी। नाटो की हम बात करते हैं। देखिए, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होता है। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके वर्तमान में कुल सदस्य देश 32 है। नाटो की अपनी स्थायी सेना नहीं है, सदस्य देश अपनी सेना उपलब्ध कराते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 20,000 से अधिक नाविक युद्ध क्षेत्र में फंस गए हैं। यह संकट मुख्य रूप से किस जल क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है? देखिए, अभी आपको पता होगा कि ईरान इजराइल के मध्य युद्ध हो रहा है, जहां इजराइल का सपोर्ट अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। तो इसी युद्ध के तहत फारस की खाड़ी, याद रखेंगे, फारस की खाड़ी क्षेत्र में 20,000 से अधिक नाविक फंस चुके हैं, और ऐसा हम देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। देखिए इस मैप को देखिए, ये है फारस की खाड़ी और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया है, और उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि यदि इस रास्ते से कोई आता है तो उसे भी उड़ा दिया जाएगा बम से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ गल्फ ये ओमान और ईरान के मध्य स्थित है, और इस पे ईरान का एकाधिकार है। देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के हवाले से बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण फारस की खाड़ी में लगभग 20,000 नाविक फंस गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कार्गो शिप के क्रू मेंबर इस तरह के खतरे का सामना किया। यह ऐसे समय में हुआ जब ईरान ने एक महत्वपूर्ण तेल मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे जहाजों की आवाजाही बाधित हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी शामिल हुआ है, और इनका नाम है INS अरिधमन। देखिए, भारतीय नौसेना में शामिल तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिधमन है, जिसे अप्रैल 2026 की शुरुआत में आधिकारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। विशाखापट्टनम में निर्मित यह पनडुब्बी INS अरिहंत और INS अरिघात के बाद भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। श्रेणी की बात करते हैं तो यह अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है, लगभग 70,000 टन वजनी है और पूर्ववर्ती पनडुब्बियों की तुलना में अधिक भारी और मारक क्षमता वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो शेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 के खिताब की बात करते हैं तो इस खिताब को बांग्लादेश ने अपने नाम किया है। वही भारत की बात करते हैं तो भारत उप विजेता है। ठीक है, कहां खेला गया? तो मालदीव में खेला गया, और इसके टॉप स्कोरर है ओमान दोदुम। और बांग्लादेश की हम बात करते हैं तो बांग्लादेश का यह दूसरा शेफ अंडर 20 खिताब है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन भारत की पहली खुले तौर पर क्वेयर सांसद बन गई है? क्वेयर सांसद का मतलब होता है LGBTQ। ठीक है, तो मतलब लेस्बियन गे टाइप की है ये, और ये पहली सांसद है जो चुनी गई है, राज्यसभा में चुनी गई है। मेनका गुरुस्वामी इनका नाम है। देखिए, उन्होंने 2026 में पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वे समलैंगिक अधिकारों की प्रमुख समर्थक रही है। देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं तो देखिए, ये एक वकील भी रही है। मेनका गुरुस्वामी का नाम है, राज्यसभा से चुनी गई है पश्चिम बंगाल राज्य से। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के तहत राज्य के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी खुले तौर पर क्वेयर व्यक्ति को चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। विश्व की पहली ऐसी तीरंदाजी चैंपियन कौन बनी जिसने हाथ पैर की गंभीर अक्षमता के बावजूद वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी सीरीज 2026 में गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए, इसका नाम हो जाएगा पायल नाग। पायल नाग की बात करते हैं तो ये उड़ीसा की रहने वाली है, और ये एक पैरा तीरंदाजी है। देखिए, उड़ीसा की 18 वर्षीय पायल नाग ने 4 अप्रैल 2026 को बैंकॉक में विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में वर्ल्ड चैंपियन शीतल देवी को 139-136 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। और आपको एक अच्छी बात बता दो कि जब खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहा था तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीतल देवी ने पायल नाग को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त की थी, और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया है। बलांगीर जिले में दिहाड़ी मजदूर के घर जन्मी पायल नाग को 8 साल की उम्र में बिजली का झटका लगा, जिससे उनके सभी हाथ पैर चले गए। इस घटना के बाद उन्होंने कुछ समय अनाथालय में बिताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो हाल ही में
तो लाम को नियुक्त किया गया है। देखिए, वियतनाम की राष्ट्रीय सभा द्वारा तो लाम को राष्ट्रपति चुना गया है। वे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी हैं। राष्ट्रीय सभा ने उन्हें सर्वसम्मति से 495 में से 495 वोट प्राप्त किए। ठीक है, वियतनाम की हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी हनोई है। मुद्रा वियतनामी डोंग है और आधिकारिक भाषा वियतनामी है। अगला क्वेश्चन देखिए, G7 की अध्यक्षता में 2026 में फ्रांस के किस शहर में वन हेल्थ समिट की मेजबानी की थी? तो फ्रांस की यदि हम बात करते हैं वन हेल्थ समिट की, तो देखिए लियोन शहर में किया गया था। आपको मैं बता दूं कि G7 का अध्यक्षता फ्रांस के हाथों में है और 2026 में फ्रांस के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की जाएगी। फ्रांस ने 2026 में G7 की अध्यक्षता के तहत वन हेल्थ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यह शिखर सम्मेलन 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लियोन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मानव, पशु, पादप, पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को एकीकृत करते हुए वन हेल्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विज्ञान आधारित समन्वित वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को आगे बढ़ाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कल्पकम में स्थित भारत का पहला स्वदेशी 500 मेगावाट परमाणु रिएक्टर है, जो प्लूटोनियम आधारित ईंधन और तरल सोडियम कूलेंट का उपयोग करता है। यह रिएक्टर अपनी खपत से अधिक ईंधन यानी कि यूरेनियम 233 से प्लूटोनियम 239 पैदा करने में सक्षम है, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण को गति देता है। यदि हम बात करते हैं प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, तो देखिए यह तीव्र न्यूट्रॉन का उपयोग करता है, इसलिए इसे फास्ट ब्रीडर कहा जाता है। यह पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा पैदा करता है और कम ईंधन खपत करता है, जिससे थोरियम के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यदि हम भारत की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको हेमा नाग की बात बताया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए भारत प्रथम स्थान पर है कुल 16 पदक के साथ। देखिए भारत ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में 16 पदक, जिसमें से 7 स्वर्ण, 5 रजत, 4 कांस्य पदक हैं, ठीक है। तो पायल नाग है, याद रखिएगा, हेमा नाग नहीं है। पायल नाग ने महिला कंपाउंड इवेंट में शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तोमन कुमार ने पुरुष कंपाउंड श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। भावना ने महिला रिकर्व इवेंट में 6-0 से जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किए। तो ये प्रमुख स्वर्ण पदक विजेता है। वैसे तो स्वर्ण पदक 7 टीम के द्वारा या व्यक्तिगत खिलाड़ियों के द्वारा प्राप्त किया गया है, लेकिन ये प्रमुख है जिन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 अप्रैल 2026 को पीएम मुद्रा योजना को लागू हुए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 8 अप्रैल 2026 को पीएम मुद्रा योजना की बात करते हैं तो ये 11 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं। इस योजना की हम बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुआ था। यह योजना छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी लोन प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। 11 वर्षों में इस योजना के माध्यम से 58 करोड़ से अधिक ऋण प्रकरणों में 40 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है, ठीक। तो फिर से रिवाइज करा देता हूं, 8 अप्रैल 2015 को इसका प्रारंभ होता है। इसका उद्देश्य है लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को बिना गारंटी के लोन देना, 20 लाख रुपए तक। याद रखेंगे, इसको 4 भागों में बांटा गया है, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। तो इस तरह से इसे 4 भागों में बांटा गया है और इस तरह से 50,000 रुपए से हम बात करते हैं तो 20 लाख रुपए तक का, ठीक है, 20 लाख रुपए तक का इसमें लोन का प्रावधान है। देखिए अगला क्वेश्चन, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या सिंह है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की दिव्या सिंह साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप, इसकी कुल ऊंचाई की बात करते हैं तो 17,560 फीट है। तो इसमें पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने काठमांडू से अपनी साहसिक यात्रा मात्र 14 दिनों में पूरी की। दिव्या ने यह उपलब्धि बेहद कम संसाधनों और अटूट संकल्प के साथ 10 से 12 घंटे प्रतिदिन साइकिल चलाकर हासिल की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास वरुण 2026 अरब सागर में शुरू किया? तो देखिए यदि हम अभ्यास वरुण की बात करते हैं तो ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है, ठीक है, भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ये नौसेना
इनके नौसेनाओं के द्वारा किया जाता है। इसका मकसद यह है कि अगर कभी हिंद महासागर में कोई खतरा आए तो दोनों देश मिलकर लड़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के किन देशों के साथ प्रमुख युद्धाभ्यास होता है। तो भारत कई देशों के साथ युद्धाभ्यास करता है, जिसमें से प्रमुख है त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच, डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य, ऑस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, विनबैक्स भारत और वियतनाम के मध्य, अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के मध्य, कोकर भारत और ब्रिटेन के मध्य, मित्र शक्ति और सिलिनेक्स ये दोनों भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और फ्रांस के मध्य ये तीन याद रखिएगा, शक्ति, वरुण और गरुण। वही जापान और भारत के मध्य की हम बात करते हैं तो सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और साथ ही साथ जाइमेक्स। तो ये चार है, इस चार युद्धाभ्यास को याद रखेंगे, भारत और जापान के मध्य होता है। अब हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के मध्य ये तीन प्रमुख युद्धाभ्यास है, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास और टाइगर क्लॉ। अगला भारत और रूस के मध्य इंदिरा मालाबार युद्धाभ्यास भारत और गुआम के मध्य, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के मध्य, अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के मध्य, अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य। और काजिंद युद्धाभ्यास की हम बात करते हैं तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। तो इस तरह से कुल प्रमुख युद्धाभ्यास है जो भारत निम्नलिखित देशों के मध्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा 8 अप्रैल 2026 को जारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा 8 अप्रैल 2026 को एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स जारी किया गया है और इसके अनुसार महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर है। ठीक, याद रखेंगे महाराष्ट्र के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सबसे अच्छे ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार मिल रहे हैं। यहां बिचौलियों का रोल कम करने की कोशिश की गई है। नीति आयोग की बात करते हैं तो देखिए नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। ठीक, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आते हैं। इसका वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, वही उपाध्यक्ष सुबन बेरी है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये निधि छिब्बर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो ने आज अपने किस मिशन के डेटा के आधार पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बर्फ का नया नक्शा जारी किया है। तो पानी के बर्फ का नया नक्शा जारी किया है चंद्रयान 3 मिशन के तहत। देखिए चंद्रयान 3 का नया मैप इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के डेटा का इस्तेमाल करके यह पता लगाया है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी के नीचे बर्फ कहां कहां छिपी है। यह जानकारी भविष्य में चांद पर इंसानों के बसने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बर्फ से ही पानी और ऑक्सीजन मिल सकता है। इसरो की हम बात करते हैं तो देखिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन है। संस्थापक विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष भी है। इसरो को पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। ठीक, और इस समिति की स्थापना की बात करते हैं तो 1962 में होता है। 1969 यानी कि 15 अगस्त 1969 को इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ओपन एआई का नया वीडियो जनरेटर टूल कौन सा है जिसने फिल्म जगत में क्रांति ला दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरा। सोरा, जैसे आप चैट जीपीटी से टेक्स्ट लिखवाते हैं, ये टेक्स्ट हो गया है, ठीक है, टेक्स्ट लिखवाते हैं, वैसे ही सोरा एक ऐसी मशीन है जिसे आप कहेंगे एक शेर जंगल में दौड़ रहा है और वह उसका असली जैसा दिखने वाला वीडियो बना देगा। इससे फिल्म और विज्ञापन की दुनिया में पूरी तरह से आग लग गई है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक्सरसाइज साइक्लोन भारत और मिस्र के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 9 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक आयोजन होना है। ठीक, तो भारत और मिस्र के मध्य है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों और विशेष बलों के प्रशिक्षण पर केंद्रित है। यह अभ्यास प्रतिवर्ष भारत और मिस्र में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत ने हाल ही में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की अपनी योजना वापस ले ली है। यह शिखर सम्मेलन किस संगठन से जुड़ा है। तो देखिए इसका है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। देखिए
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC के तहत COP33 जो कि 2028 में इसका होना था, भारत को मेजबानी मिल रहा था, लेकिन भारत इससे हट गया है। ठीक, COP33 की मेजबानी करने का प्रस्ताव इससे पहले 2023 में COP28 दुबई में नरेंद्र मोदी ने रखा था। भारत ने UNFCCC के एशिया प्रशांत समूह को अपने इस फैसले की जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2026 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारत की चुनाव प्रणाली और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है। इससे पहले 23 देशों के 43 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ठीक है, इस पहल के पहला चरण की हम बात करते हैं तो असम, केरल, पुडुचेरी में होने वाले चुनाव शामिल है। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु शामिल है। आपको बता देता हूं कि इन्हीं 5 राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने वाला है, जहां असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव कंप्लीट हो चुका है और 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी चुनाव होना है, जहां पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का विषय था इस बार मेरा भारत मेरा वोट। इसका मुख्यालय है निर्वाचन आयोग का नई दिल्ली है और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीतीश कुमार लगभग 2 दशकों के बाद संसद में किस सदन के सदस्य के रूप में लौटे हैं? तो नीतीश कुमार की हम बात करते हैं तो ये पहले राज्य के विधानसभा परिषद के सदस्य थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। तो इन्होंने अपने राज्य के विधानसभा परिषद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि राज्यसभा के लिए पहले ही नॉमिनेट हो चुके थे और अब ये शपथ भी ले लिए हैं। ठीक, तो याद रखेंगे राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इसे उच्च सदन या राज्यों का परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना प्रथम राज्य परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कुल सदस्य संख्या की बात करते हैं तो 245 वर्तमान में है, अधिकतम 250 हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। निर्वाचित सदस्य 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो 245 कुल सदस्य है, जिसमें से राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य चुना जाता है, बाकी राज्यों के विधानसभा के द्वारा। सदस्य की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, मैंने आपको बताया। सबसे अधिक सीट की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्यसभा में है, सर्वाधिक 31 सदस्य यहां से आते हैं। नामकरण की हम बात करते हैं तो 23 अगस्त 1954 को राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया। पहला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, इनोवेशन इंडेक्स 2026 की हम बात करते हैं तो लगातार तीसरी बार, याद रखेंगे, तीसरी बार कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। देखिए, इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वहां सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर है, इसलिए नया कुछ खोजने या स्टार्टअप बनाने में कर्नाटक हमेशा नंबर 1 बना रहता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की तो देखिए, नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय के माध्यम से की गई है और ये किसके स्थान पर की गई है? तो ये योजना आयोग के स्थान पर की गई है। इससे पहले जो थिंक टैंक था भारत का, वो योजना आयोग था। योजना आयोग को हटाकर भाजपा सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का निर्माण किया गया या स्थापना किया गया। इसके अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन लिया जाता है सारा एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन रहता है और यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो किसी न किसी एग्जाम में ना आए। मेरा ये मानना है कि 80-90% क्वेश्चन में जरूर फंसता है। ठीक, देखिए, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? हाल ही में अप्रैल में प्रदान किया गया है। तो देखिए, 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से राम कुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है। देखिए,
राम कुमार मुखोपाध्याय के बंगाली उपन्यास हरा पार्वती कथा को सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चयनित किया गया है। सरस्वती सम्मान 1991 में इसकी स्थापना होता है और के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। पात्र कृतियों का प्रकाशन पिछले 10 वर्षों के भीतर होने अनिवार्य है। इसमें पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। देखिए, यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 11 अप्रैल 2026 को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने 1873 में किस प्रसिद्ध संस्था का स्थापना की थी? तो किस प्रसिद्ध संस्था की स्थापना हुआ है इनके द्वारा? तो यह है सत्य शोधक समाज। देखिए, ज्योतिबा फूले और सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फूले ने 19वीं सदी में दलितों और महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया है। सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया जिनका उद्देश्य पाखंड को खत्म करना और पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाना था। उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल 2026 को हो गया। उन्हें इनमें से कौन सा अवार्ड मिल चुके थे? तो कौन सा अवार्ड मिला है? तो देखिए, इनको उपरोक्त सभी पुरस्कार प्रदान किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण, सभी पुरस्कार दिया गया है। इनका निधन 12 अप्रैल 2026 को हुआ है। 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। देखिए, आशा भोसले को कई मेडिकल समस्याएं थी, मल्टी ऑर्गन फेलियर यानी कि कई अंग फेल होने के कारण उनका निधन हुआ है। देखिए, 2008 में पद्म भूषण, 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2021 में महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुंद्रा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र की हम बात करते हैं तो ये मुंद्रा बंदरगाह है। ये एक प्राइवेट बंदरगाह है, ठीक, प्राइवेट है, निजी क्षेत्र का है। किसका है? तो अडानी ग्रुप का है। ठीक, कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। मुंद्रा बंदरगाह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी और व्यावसायिक बंदरगाह है जो हाल ही में चेन्नई को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है। बोलने का मतलब यह है कि इस बंदरगाह से ही ऑटोमोबाइल जो कार वगैरह होता है ना, तो उसका आयात निर्यात होता है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा संचालित यह बंदरगाह अपने रोल ऑन रोल ऑफ टर्मिनल के माध्यम से 100 से अधिक देशों में वाहनों का निर्यात करता है। रोल ऑन रोल ऑफ का मतलब यह है कि किसी क्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता किसी भी कार या व्हीकल को लिफ्ट करने के लिए। सीधा सीधी जो कार है या व्हीकल है वो एक रनवे का इस्तेमाल करते हुए सीधा शिप में पहुंचते हैं। देखिए, हम भारत की कुल बंदरगाह की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 13 बंदरगाह भारत का जो सरकारी है, याद रखेंगे, सरकारी बंदरगाह कुल 13 है जो संचालित है, जिसमें दीनदयाल पोर्ट कांडला गुजरात में है, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है, ये प्राइवेट है। मुंबई पोर्ट जवाहरलाल नेहरू मार्मुगोआ पोर्ट गोवा में है, न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में है, कोचीन पोर्ट केरल में है। इसके बाद वीके चिदम्बरम पोर्ट टूतीकोरिन तमिलनाडु में है, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है, कट्टापल्ली पोर्ट तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में, कोलकाता हल्दिया पोर्ट पश्चिम बंगाल में है। तो ये सारा का सारा भारत का प्रमुख बंदरगाह है। देखिए अगला क्वेश्चन, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा? देखिए, अभी मैंने आशा भोसले का बात किया कि हम बात करते हैं तो उनकी बहन का नाम है लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर और आशा भोसले के पिता है लता दीनानाथ मंगेशकर। ठीक, तो इस चीज को याद रखेंगे, आशा भोसले के ये फादर हैं और लता मंगेशकर के भी फादर है, दोनों के फादर है। तो इस बार 2026 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया जा रहा है? तो कैलाश सत्यार्थी को दिया जा रहा है। देखिए, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल का शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 5वां क्रम पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, पहला पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2022 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। उसके बाद आशा भोसले को दिया गया, 2024 में अमिताभ बच्चन को और 2025 में कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था, और अब कैलाश सत्यार्थी को दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य को 42 माओवादी कार्यकर्ताओं के आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
तेलंगाना। तो तेलंगाना में हाल ही में 42 नक्सलियों का आत्मसमर्पण के बाद तेलंगाना राज्य नक्सल मुक्त हो गया है। देखिए, सरकार का यह कहना है कि 31 मार्च 2026 तक भारत जो सशस्त्र नक्सल है उससे मुक्त हो चुका है। ठीक, और हाल ही में तेलंगाना पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त हुआ है। ऐसे नक्सली है जो सशस्त्र धारण नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं छुपे हुए थे। चलिए, 42 माओवादी कार्यकर्ताओं के आत्मसमर्पण के बाद तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। यह घोषणा बी शिवधर रेड्डी ने की। तेलंगाना में 2024-26 के बीच लगभग 761 माओवादियों ने समर्पण किया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी 2 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। इन्हें यदि नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा तो पूरी तरह से भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ 13 अप्रैल 2026 को मनाई गई? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 107वीं वर्षगांठ है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में आपको बता दूं, 13 अप्रैल को घटना घटी थी जहां जनरल डायर की हम बात करते हैं तो वहां पे जितने भी निहत्थे लोग थे उन सभी पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। ठीक, हाल ही में 107वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। बैसाखी का दिन था। कहां? तो जलियांवाला बाग, ये अमृतसर में पड़ता है। कारण देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए दमनकारी रोलेट एक्ट और 2 नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी। मुख्य अपराधी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर, जिसने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलवाई, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हो गए हैं। इसकी जांच बैठती है हंटर कमेटी आयोग के अध्यक्षता में गठन किया जाता है जांच कमेटी का, और इस आयोग ने इस हत्याकांड को दोष मुक्त करते हैं। ठीक, देखिए, इसके परिणाम स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2026 में भारत को दुनिया के सबसे बड़े साइबर अपराध केंद्रों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए, इसमें भारत के स्थान 10वां है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में। यह रैंकिंग भारत में बढ़ते इंटरनेट उपयोग के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी और हैकिंग के मामलों में वृद्धि को दर्शाती है। भारत के स्थान 10वां है। एडवांस पीस पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी ज्यादा देखने को मिला है। साइबर क्राइम के मामलों में रूस पहले स्थान पर है, उसके बाद दूसरे देश से हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां दुस्तलिक अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो देखिए, जो दस्तलिक अभ्यास की ही बात करते हैं तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। प्रतिवर्ष होता है, बारी बारी से होता है। ठीक, तो यह इसका 7वां संस्करण था जो 12 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक चल रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो 6वां अभ्यास था यह 2025 में अप्रैल में ही हुआ था। कहां? तो भारत के पुणे में हुआ था। तो मैंने आपको बताया बारी बारी भारत और उज्बेकिस्तान देश में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताया गया है? तो देखिए, अभी भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2 प्रमुख घटनाएं घटी है। भारत पहले 4थे स्थान पर था जीडीपी के क्षेत्र में पूरे विश्व में, अब ये फिसल कर 6वां स्थान पर आ गया है। तो ये एक घटना है। और इस रिपोर्ट की यदि हम बात करते हैं तो विश्व इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल ग्रोथ इंजन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्य संगठन है और इसी के द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी कौन करता है? तो आईएमएफ जारी करता है। इस रिपोर्ट में भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताया गया है जो मजबूत घरेलू खपत और नीतिगत सुधारों के कारण दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब की बात करते हैं तो लक्ष्य सेन ने अपने नाम किया है। देखिए, लक्ष्य सेन ने भारत के सीड शटलर हैं। एशियाई चैंपियनशिप जीतना यह साबित करता है कि यह भारतीय बैडमिंटन अब चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं? तो सबसे युवा भारतीय 4000 रन बनाने वाले ये शुभमन गिल बन गए हैं। ठीक, तो ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं वहां के, 4000 रन पूरा किए हैं। इन्होंने 26 साल 216 दिन की उम्र में इस उपलब्धि को अपने नाम किया है, जो विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। विराट कोहली 27 साल 195 दिन की उम्र में इस मुकाम को प्राप्त किया था। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है।
2025 के लिए विजडन के दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये विजडन द्वारा जारी किया जाता है, बेस्ट क्रिकेटर के रूप में हर साल पुरस्कार प्रदान किया जाता है विजडन के द्वारा। तो इस बार जो सबसे अग्रणी क्रिकेटर की हम बात करते हैं तो ये मिचेल स्टार्क और डिप्टी शर्मा है। मिचेल स्टार्क, डिप्टी शर्मा की हम बात करते हैं तो ये भारत की है, ठीक है। और वही हम मिचेल स्टार्क की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक। देखिए, यदि हम बात करते हैं विजडन क्रिकेटर अलमैनक के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। देखिए, जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है इसमें भारत का बहुत ही प्रमुख योगदान रहा है, क्योंकि भारत से बहुत सारे खिलाड़ी इसमें अपना नाम बना पाए हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की, तो इसमें रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, ये 4 मुख्य रूप से भारत के हैं और हसीब हमीद इंग्लैंड के हैं। वही विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर मिचेल स्टार्क है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर अभिषेक शर्मा है। विजडन ट्रॉफी प्राप्त करने वाले यानी कि सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन प्राप्त करने वाले भी शुभमन गिल है। तो शुभमन गिल को 2 पुरस्कार प्रदान किया गया, एक वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नीतीश कुमार के बाद इनका नंबर लगा है, ये है सम्राट चौधरी। भाजपा से संबंधित है, इनका पार्टी भाजपा है। देखिए, सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली और इस तरह वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने पटना के लोक भवन में श्री चौधरी को पद की शपथ दिलाई। जेडीयू नेताओं की बात करते हैं तो इसमें विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को भी मंत्री का पद दिया गया। ये दोनों उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। 57 वर्षीय चौधरी जो नीतीश कुमार के उप मुख्यमंत्री थे, कोयरी या कुशवाहा जाति से आते हैं। यह अन्य पिछड़ा वर्ग का एक प्रमुख समुदाय है जिसकी बिहार की कुल आबादी में 6 से 7% हिस्सेदारी है। पिछड़ी जातियों में यादवों के बाद कुशवाहा समुदाय सबसे बड़े समुदाय है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बीजेपी से इस जाति समूह से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का आग्रह किया था और यही कारण है कि बीजेपी के द्वारा सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। अंबेडकर जयंती हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती की हम बात करते हैं तो प्रति वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। वे भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे, सामाजिक न्याय और समानता के प्रबल समर्थक थे। यह दिन पूरे भारत में श्रद्धांजलि, सेमिनार और सार्वजनिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। यह मौलिक अधिकारों, लोकतंत्र और वंचित समुदाय के उत्थान को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित रिसर्च पद यानी कि गवर्नर चेयर के लिए चुना गया है? तो यह है दीप जरीवाला। बहुत महत्वपूर्ण पद है, याद रखेंगे, भारतीय मूल के वैज्ञानिक है ये दीप जरीवाला। ये 2027 से पद को संभालेंगे। वह अभी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास वरुण 2026 अब अरब सागर में शुरू किया है? तो अरब सागर में वरुण अभ्यास प्रारंभ हो चुका है और ये भारत और फ्रांस के मध्य प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, तो ये नौसेना अभ्यास है। इसका मकसद कभी हिंद महासागर में कोई खतरा आए तो दोनों देश मिलकर साथ में लड़ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत इस प्रतियोगिता में कुल 17 पदक अपने नाम किए हैं। 17 पदक की हम बात करते हैं तो इस 17 पदक में 2 गोल्ड पदक है, 6 सिल्वर है और बाकी जो बचा 9 ये कांस्य है। ये प्रतियोगिता कहां हुआ? तो किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित हुआ है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत शतरंज के मामले में काफी प्रमुख स्थान बना रखा है और पूरे विश्व में यदि हम बात करते हैं तो भारत का ही दबदबा है। देखिए क्वेश्चन, हाल ही में साइप्रस में फिडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो देखिए फिडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 की हम बात करते हैं तो आर वैशाली अपने नाम की है। यदि हम चेस की बात करते हैं तो भारत से सर्वाधिक खिलाड़ी चेस के ही है। देखिए शतरंज में भारत की ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने हाल ही में साइप्रस में फिडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीत लिया है। 24 वर्षीय वैशाली ने फाइनल राउंड में रूस की कैटरीना
लागियो को हराया और खिताब अपने नाम किया है। वैशाली यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इस जीत के साथ वैशाली ने इस साल के अंत में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में चीन की जू वेनजुन को चुनौती देकर अधिकार अर्जित कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन खेल से संबंधित। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए आईसीसी टी20 की बात करते हैं तो 2026 में होने वाला है और इसकी मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स दोनों संयुक्त रूप से करेंगे। ठीक है, कब से प्रारंभ हो रहा है? तो 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक यह चलेगा। आगामी खेल प्रतियोगिता की बात करते हैं तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में होने वाला है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 का यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में संयुक्त रूप से हो रहा है। वही फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 में होगा ब्राजील में। 2026 एशियाई खेल नागोया में होगा और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में होगा, ये लॉस एंजलिस में होगा। और 2036 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, भारत इसे अपने यहां कराने का पूरा जोर लगा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए संविधान संशोधन विधेयक जो 131वां विधेयक है के प्रस्ताव के हिसाब से लोकसभा की सीटें कितनी हो सकती है? तो देखिए इसके हिसाब से लोकसभा की सीटें 850 हो सकता है, लेकिन अभी हम बात करते हैं ताजा घटना की जो शुक्रवार की है। तो 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इसके लिए जो बहुमत चाहिए था, 2/3 बहुमत चाहिए था, वो पक्ष में नहीं गया है। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए अगर यह बिल पास होता तो 815 सीट राज्यों के लिए और 35 सीट केंद्र शासित प्रदेश के लिए हो जाता, तो इस तरह से 850 सीट हो जाता। देखिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक आज सदन में पारित नहीं हो सका है। देखिए कुल सदस्य लोकसभा की बात करते हैं तो 479 था जो विधेयक में के पक्ष या विपक्ष में वोट दिया था। तो 2/3 चाहिए था, यानी कि 326 चाहिए था, समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 सांसदों ने वोट किया, तो 54 वोट से यह फेल हो चुका है। अगर 54 वोट और पाता पक्ष में तो यह लागू हो जाता। देखिए संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 के सदन में खारिज होने के कारण परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 सहित 2 अन्य विधेयक को पारित करने के लिए पेश नहीं किया गया। चलिए और क्वेश्चन देखिए। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है? तो भारत की जीडीपी विकास दर की अनुमान की हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 6.5% है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है ये। अभी हमने इससे संबंधित एक और क्वेश्चन देखा था। तो आईएमएफ ने भारत की जीडीपी विकास दर 6.5 पर स्थिर रखा है। आईएमएफ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्थापना 1944 में होता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। और इसके प्रमुख मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत हाल ही में दुनिया की किस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्थान पर खिसक गया है? तो भारत पहले 4थे स्थान पर है, अब 6ठवें स्थान पर आ गया है। देखिए प्रथम स्थान की हम बात करते हैं तो यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर पहले भारत था, अब वापस फिर से जापान आ गया है और भारत 6ठवें स्थान पर है और 5वें स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा देश वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो शीर्ष व्यापारिक भागीदार की हम बात करते हैं तो भारत का चीन के साथ यह संबंध है। वित्त वर्ष 2025-26 में चीन फिर से अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे व्यापारिक भागीदार बन गया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 151.1 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए कौन नियुक्त हुए हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के सभापति ये उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन अब उपसभापति की बात करते हैं तो राज्यसभा की सदस्य में से चुना जाता है, चाहे वो मनोनीत हो या चुनाव के माध्यम से आया हो। देखिए यह पहली बार है कि हरिवंश नारायण सिंह, इसका सही उत्तर है। इससे पहले 2 कार्यकाल की बात करते हैं तो हरिवंश नारायण सिंह का जो 2 कार्यकाल था वो चुनकर आया गया था। ठीक है, वोटिंग के माध्यम से लाया गया था इन्हें। लेकिन इस बार का जो तीसरा कार्यकाल की हम बात करते हैं तो इस समय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया और मनोनीत पहले सदस्य हैं जो
सभापति बने हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लगातार तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। राज्यसभा के इतिहास में इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाले पहले मनोनीत सदस्य बन गए, मैंने आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया है? तभी हमने देखा आईएमएफ ने 6.5 का अनुमान लगा है, वही हम इसकी बात करते हैं। तो इसके अनुसार भारत का जीडीपी दर 6.9% होने वाला है। ठीक है, अप्रैल 2026 की रिपोर्ट है, हाल ही में लाया गया है। एडीबी की बात करते हैं तो इसका गठन 19 दिसंबर 1966 को होता है। मुख्यालय मनीला फिलीपींस है और अध्यक्ष है मसातो कांडा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। किस स्थान पर भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी गई है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा धौलेरा, गुजरात। तो ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है। देखिए निर्माता टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इस परियोजना में 91,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। यह भारत का पहला वास्तविक सेमीकंडक्टर फैब प्लांट है जो देश को इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इस संयंत्र से लगभग 21,000 रोजगार के सृजन होने का उम्मीद है। फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज किसे पहनाया गया? तो देखिए यह पुरस्कार इस बार साध्वी सतीश सैल को दिया गया है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं ताज पहनाते हुए। देखिए गोवा का प्रतिनिधित्व करने वाली साध्वी सतीश सैल को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज पहनाया गया। राजनंदिनी पवार पहली रनरअप रही, जबकि श्री अद्वैता ने दूसरी रनरअप का स्थान हासिल किया है। यह आयोजन फेमना मिस इंडिया प्रतियोगिता का 61वां संस्करण था। आपको बता दूं कि जो इस पुरस्कार से सम्मानित होता है वो मिस वर्ल्ड के लिए प्रतिनिधित्व करता है भारत की तरफ से। देखिए अगला क्वेश्चन। भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई कहां स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की हम बात करते हैं तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित की जा रही है और ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत ही बड़ा योगदान साबित हो रहा है। देखिए 19 अप्रैल 2026 को ओडिशा के इंफो वैली भुवनेश्वर में भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला रखी गई, जो देश के तकनीकी मिशन में एक बड़ी उपलब्धि है। परियोजना में कुल निवेश की हम बात करते हैं तो लगभग 2000 है, 1943.53 करोड़ रुपया है, जिसमें अनुमोदित केंद्रीय वित्तीय सहायता की हम बात करते हैं तो 799 करोड़ रुपया है और राज्य की सहायता की हम बात करते हैं तो इसमें 399.5 करोड़ शामिल है। देखिए इस सुविधा केंद्र से प्रति वर्ष 70,000 ग्लास पैनल, 50 मिलियन असेंबल किए गए यूनिट और लगभग 13,000 उन्नत 3DHI मॉड्यूल का उत्पादन होने की उम्मीद है। ओडिशा देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां भारत की पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट और पहली 3D ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग सुविधा स्थापित की जा रही है। यह संयंत्र अगस्त 2028 तक व्यावसायिक उत्पादन कर देगा और 2030 तक पूरी तरह से चालू होने की इस संयंत्र का उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक को WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो WWF नेशनल अवार्ड 2026 की हम बात करते हैं तो एन अलीम यूसुफ को प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं। देखिए अप्रैल 2026 में केरल के वनस्पति विज्ञान शोधकर्ता एन अलीम यूसुफ को WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये नेशनल अवार्ड है 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक, किसे दिया गया है? तो एन अलीम यूसुफ को दिया गया है। देखिए उन्हें केरल में आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान करने के लिए एक AI संचालित मोबाइल एप्लीकेशन, इसका नाम है नियोफाइट ID, विकसित करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो 99 क्रम का ये रामसर स्थल है भारत का, बहुत जल्द 100वां भी हो जाएगा। देखिए ये जो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश के 12वां रामसर साइट हो गया है। इसकी घोषणा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। शेखा झील अभ्यारण्य की हम बात करते हैं, पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के बारे में। देखिए पारिस्थितिक रूप से नाजुक आर्द्र भूमि स्थलों की रक्षा के लिए 1971 में
ईरानी शहर रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था ताकि दुनिया भर में आर्द्र भूमि के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाई जा सके। रामसर कन्वेंशन के नाम से प्रसिद्ध यह समझौता 1975 में लागू हुआ था और भारत में वर्तमान में 99 आर्द्र भूमि है। इसी आर्द्र भूमि को रामसर स्थल भी बोल दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन नोबेल कहे जाने वाले गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 की हम बात करते हैं तो कुल 6 महिलाओं को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस बार 6 महिलाओं को दिया गया और इत्तेफाक है कि 6 के 6 पुरस्कार महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 37 वर्षों के इतिहास में पहली बार है जब सभी विजेताएं महिलाएं हैं। अब ये महिलाओं को जो पुरस्कार दिया गया है तो इसे पर्यावरण संरक्षण और जलवायु न्याय के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है, तो उसी को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है? तो देखिए, इरोरो तांसी, बेरिम किम, सारा फिंच, थियोनिला रोका मेडबॉब, अलाना हकाक हरली, यूएलिस मोरालिस ब्लैंको। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, हालांकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि भारत से संबंधित नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी संस्था है। तो किसे प्रदान किया गया है? तो आर्थर लॉ को प्रदान किया गया, आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए, आर्थर लॉ स्टोर फ्रेंडली एशिया के सह संस्थापक और प्रबंधक निर्माता है। यंग ग्लोबल लीडर की हम बात करते हैं तो यह पहल उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो विभिन्न उद्योगों और समाजों में भविष्य को आकार दे रहे हैं। हर वर्ष दुनिया भर से हजारों उम्मीदवारों को नॉमिनेट किया जाता है। 40 साल से कम उम्र के 100 असाधारण लीडर को ही चुना जाता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 के अनुसार इस साल वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो देखिए, इस बार 2026 की हम बात करते हैं तो वैश्विक विकास दर यदि की जीडीपी की बात करते हैं, विश्व की जीडीपी की बात करते हैं तो 3.1% रहने की उम्मीद है। 2025 में 3.4% था और 2027 में 3.2% रहने का अनुमान लगाया गया। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत का जीडीपी दर कितना है? ठीक है, बताइएगा। इसको आप वर्तमान मूल्य के हिसाब से बताइएगा। देखिए, जीडीपी ग्रोथ की हम बात करते हैं, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ अब केवल 3.1 रहने की उम्मीद है, 3.1% रहने की उम्मीद है। इसका कारण है तेल और गैस की कीमतों में 19% तक की उछाल आने की संभावना। रिपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया गया है। आपको पता होगा कि ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध हो रहा है, तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखा हुआ है और यहीं से सबसे ज्यादा तेल का आयात निर्यात किया जाता था, तो रास्ता रुक गया है, ब्लॉक हो गया है, तो संकट है। तो इसी ऊर्जा संकट की वजह से जीडीपी ग्रोथ भी कम हो रही है। अगर इस रास्ते से सप्लाई रुकती है तो देखिए क्या होता है, पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और खाद्य कीमतें आसमान छूने लगेगी। चलिए आईएमएफ की बात करते हैं, तो आईएमएफ की हम बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद किया गया। और प्रमुख की बात करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संपन्न हुआ सैन्य अभ्यास साइक्लोन 4 भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया? तो आपको पता होगा कि भारत कई देशों के साथ युद्ध अभ्यास करता है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, तो सभी के साथ करता है ये। तो इसी प्रकार ये जो साइक्लोन की हम बात करते हैं, ये भारत और मिस्र दोनों देशों के मध्य होता है। देखिए, चौथा संस्करण है, दोनों देशों के मध्य हुआ। कब हुआ? तो 9 से 17 अप्रैल 2026 तक। कहां हुआ? तो मिस्र के अक्षांश क्षेत्र में हुआ है। देखिए, यह अभ्यास भारत और मिस्र के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग की निरंतरता का प्रतीक है, जिसे भारत में आयोजित पिछले सफल संस्करण के बाद आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य की हम बात करते हैं तो विशेष अभियानों में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से संयुक्त मिशन नियोजन क्षमताओं को सुदृढ़ करना और दोनों सेनाओं की आपसी तालमेल को बेहतर बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया पर अनुच्छेद 142 के तहत दखल किया है? एसआईआर आपको पता होगा कि पुनरीक्षण होता है, गहन पुनरीक्षण रिपोर्ट है एक प्रकार का। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के में ज्यादा ये देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के लिए
अनुच्छेद 142 के तहत दखल दिए हैं। देखिए, इसका मतलब है वोटर लिस्ट को पूरी तरह से फिल्टर करना, जो डिफॉल्टर है या फिर जो फर्जी वोटर आईडी है सबको हटाना है। ठीक है, इससे भी पता चलता है कि वास्तव में कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है। इसमें नए वोटर्स को जोड़ा जाता है, अपात्रों को हटाया जाता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी इसे निष्पक्ष रखना है। ठीक है, तो इसका कार्य कौन करता है? मेन एसआईआर का काम जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह विशेष शक्ति देता है जिससे वह किसी भी मामले में न्याय के लिए आदेश दे सकता है। बंगाल के मामले में इसका इस्तेमाल मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। देखिए, अभी इसकी हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 23 तारीख को चुनाव हुआ था। एक दूसरा जो चरण है 29 अप्रैल को होगा। तो इसी के तहत कई वोटर ऐसे हैं जो मतलब वोट नहीं दे पा रहे थे, अपात्र घोषित हो जा रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया कि अगर वो पात्र होते हैं एक दिन पहले भी, तब भी वो वोट देने जाएंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग चुनाव का संचालन करता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इसका मुख्यालय निर्वाचन सदन नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्बन टैक्स को बढ़ाकर दुनिया में सबसे अधिक कर दिया है? तो सबसे ज्यादा कार्बन टैक्स बढ़ाने वाले ये डेनमार्क देश है। डेनमार्क का कार्बन टैक्स की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा है और सबसे सख्त है इसका कानून। वहीं हम बात करते हैं कंपनियां जितना ज्यादा कार्बन यानी कि धुआं छोड़ेगी उन्हें उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। यह कदम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उठाया गया है और यह बहुत ही अच्छा पहल है डेनमार्क के द्वारा। चलिए, इससे क्या होगा? पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। जैसे आप जान रहे होंगे कि अभी काफी ज्यादा हीट वेव हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, सुपर एल नीनो का दस्तक दे दिया गया है। तो इसी सब चीज हो सकता है आने वाले समय में, यदि ग्लोबल वार्मिंग कम होगा तो इस तरह का जो हीट वेव है वो हम कम देखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 27 अरब साल पुरानी याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो याना गुफाओं की हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए, याना गुफाओं को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह स्थल पश्चिमी घाट क्षेत्र में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। याना गुफाएं अपनी विशाल काली चूना पत्थर संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां दो प्रमुख चोटियां हैं, एक भैरवेश्वर चोटी है जिसकी ऊंचाई 120 मीटर है, दूसरा मोहनी चोटी है जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 है ना 3.0 को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को मार्च 2025 के बाद मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना का संशोधित कुल खर्च 80,250 करोड़ से बढ़ाकर 83,977 करोड़ कर दिया गया है। इसका मकसद गांवों को ग्रामीण कृषि बाजारों से, स्कूलों से, अस्पतालों से जोड़कर ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। कैबिनेट ने 961 करोड़ की अनुमानित लागत से 161 लंबे पुलों को भी मंजूरी दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये दिसंबर 2000 में हर मौसम में इस्तेमाल लायक ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी देने का मकसद से शुरू किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता बन गया है? ठीक है, तो ये टाइम्स का सूची है 100 सबसे प्रभावशाली लोगों का है। तो इसमें एकमात्र भारतीय अभिनेता है और ये है रणवीर कपूर है। देखिए, रणवीर कपूर को टाइम्स मैगजीन की 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया गया है, जिससे वह इस प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता बन गए हैं। अन्य भारतीय की हम बात करते हैं तो देखिए 2026 की टाइम्स 100 सूची में शामिल अन्य भारतीय में सुंदर पिचाई, सेव विकास खन्ना शामिल थे। वही 2020 में आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया था। टाइम पत्रिका की हम बात करते हैं तो देखिए ये विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया के सबसे प्रभावशाली अग्रदूतों, नेताओं, कलाकारों, नवोन्मेषकों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष टाइम 100 सूची प्रकाशित की जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर मान्यता दी गई है?
तो यंग ग्लोबल लीडर की हम बात करते हैं तो ये है जय शाह। जय शाह जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं और बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया है। इनका योगदान आईपीएल का सफल संचालन, महिला क्रिकेट का विकास और ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार की बात करते हैं तो डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव को दिया गया है। देखिए, ICAR राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी के निदेशक डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि ये पहली बार पुरस्कार प्रदान किया गया, पिछले साल ही केंद्र सरकार के द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा किया गया था, इस बार दिया गया है। यह पुरस्कार कृषि अनुसंधान, मृदा विज्ञान और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। इस पुरस्कार का नाम भारत की हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार खाद्य सुरक्षा और कृषि नवाचार को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता को रेखांकित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे विषु पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो विषु पर्व की यदि हम बात करते हैं तो इसका संबंध केरल राज्य से है। देखिए, विषु केरल का पारंपरिक पर्व है। यह मलयाली नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर विषुकनी देखने की परंपरा का विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इजरायल की विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो मोसाद का नया चीफ की हम बात करते हैं तो रोमन गोफमैन को यह नियुक्त किया गया है। ठीक है, मोसाद की बात करते हैं तो इजरायल का खुफिया एजेंसी है। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत का NIA है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में केन बेटवा लिंक परियोजना के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा है? देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीता आंदोलन। तो लोगों को कहना है कि इस परियोजना से उनके घर तबाह होंगे, उनका पर्यावरण या उनकी संस्कृति को प्रभावित पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ के ग्रामीणों द्वारा चीता आंदोलन चलाया जा रहा है। देखिए, केन बेटवा लिंक परियोजना के खिलाफ चीता आंदोलन मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो आदिवासी किसान और महिलाएं केन बेटवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मुख्य रूप से समस्या क्या होता है? विस्थापन का समस्या होता है। ठीक है, वे प्रतीकात्मक रूप से चीता पर लेटकर अपने जल, जंगल और जमीन के डूबने का विरोध कर रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कुल्सी नदी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के विरोध के कारण चर्चा में रहा है। कुल्सी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो कुल्सी नदी की हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए, हाल ही में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के विरोध के कारण चर्चा में रही कुल्सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिणी तटवर्ती सहायक नदी है। यह नदी मेघालय की वेस्ट खासी हिल्स से निकलकर असम में कामरूप जिले के रास्ते बहती है और नगरबेरा के पास ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यह नदी डॉल्फिन के लिए भी जानी जाती है। आपको पता होगा कि गंगा नदी गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, ब्रह्मपुत्र भी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में रेलोस समझौता लागू किया है? रेलोस समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भारत और रूस के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? तो अप्रैल 2026 में। रेलोस की यदि हम बात करते हैं फुल फॉर्म की, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स एग्रीमेंट है। इसका उद्देश्य एक सैन्य लॉजिस्टिक्स साझाकरण समझौता है जो दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का उपयोग करने की अनुमति देता है। इस समझौते के तहत भारत और रूस एक दूसरे के देश में 3000 तक सैनिक, 10 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोत तैनात कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे एप्पल का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो एप्पल का CEO की हम बात करते हैं तो जॉन टर्नर्स को नियुक्त किया गया है। देखिए, 1 सितंबर 2026 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे और टिम कुक की जगह लेंगे जो कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। चलिए, अभी नामित CEO हैं जॉन टर्नर्स, 1 सितंबर 2026 से होंगे। संस्थापक है स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। ये एप्पल के संस्थापक हैं। स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1976 को हुआ था। इसका मुख्यालय
कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सीईओ की बात करते हैं तो ये टिम कुक है। 24 अगस्त 2011 से 1 सितंबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस खाड़ी देश ने दुनिया का पहला एयर टैक्सी स्टेशन शुरू किया है? तो दुनिया का पहला एयर टैक्सी स्टेशन की हम बात करते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, देखिए संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास दुनिया का पहला एयर टैक्सी स्टेशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना है। यह 320 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से 160 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इस इलेक्ट्रिक टैक्सी में एक पायलट के साथ 4 यात्री बैठ सकते हैं। तो जिस तरह से आप टैक्सी की बात करते हैं, देखते हैं, उसी प्रकार ये एयर टैक्सी हवा में उड़ के आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगा। ओके, तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।